नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील ये कि आज के ज़माने में सच कहना बहुत मुश्किल हो गया है, पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल हो गया है। अपने बल पर इंडिपेंडेंट के साथ बिना किसी के दबाव में आए पत्रकारिता करने के लिए ज़रूरी है कि हम किसी और पर निर्भर ना रहें। इसलिए हम अपने दर्शकों से, अपने शुभचिंतकों से ये अपील करते हैं कि वह हमारी मदद करें। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और उसके बाद अगर आप हमें आर्थिक भुगतान करेंगे तो हमें काफ़ी मदद मिलेगी। बट आपको मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि ये आपकी जो मदद है वो हमको ईमानदार पत्रकारिता करने में बहुत बहुत मदद करेगी। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। और अब आज के विषय के ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक टीवी चैनल पे था। उस टीवी चैनल पे बहस का मुद्दा ये था कि जो दिल्ली दंगे हुए थे, उस दिल्ली दंगों के संदर्भ में चार्जशीट पुलिस ने अदालत में पेश की है। और ये जो चार्जशीट है ये 1000 पेज से ज़्यादा की चार्जशीट है। इस चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के पूर्व काउंसलर ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बनाया गया है और साथ ही साथ ये जिक्र किया गया है कि एक बहुत लंबी चौड़ी साजिश रची गई थी। ये लंबी चौड़ी साजिश थी जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए थे, उसी समय दंगा कराने की, ताकि नरेंद्र मोदी की जो छवि है, देश के प्रधानमंत्री की जो छवि है, जो मौजूदा सरकार है, उसकी छवि को धूमिल किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि को कलंकित किया जा सके। और इसके बाद ये भी कहा गया था कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जो उनकी बातचीत है उसका जिक्र है, कोरबोरेटिव एविडेंसेस भी हैं और बहुत सारे ऐसे गवाह हैं जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है। जाहिर सी बात है, ये पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, चार्जशीट फाइल की गई है, अभी किसी तरीके से किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल एक खास टीवी डिबेट में पहले ही दिन, चाहे वो चार्जशीट फाइल हो या चार्जशीट ना फाइल हो, लोगों को दोषी करार दिया जाता है और उनको एक तरीके से अंतिम सत्य मान लिया जाता है। मेरा मानना यह है कि अभी ये सिर्फ चार्जशीट है। इस चार्जशीट को अदालत के सामने पुलिस को कंटेस्ट करना पड़ेगा और पुलिस को अदालत के सामने ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो चार्जेस उन्होंने लगाने का प्रयास किया है उसके उनके पास तथ्य हैं, सबूत हैं, साक्ष्य हैं। और अगर कुछ मामलों में या अगर अदालत ऐसा करने में कामयाब नहीं होती है तो चार्जेस फ्रेम नहीं होते हैं। और अगर सबूत मिलता है तो कई ऐसे मामलों में इनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम होंगे और फिर औपचारिक तौर पर अदालत के अंदर कार्रवाई शुरू होगी, यानी हियरिंग शुरू होगी। तो पहली बात यह है कि सिर्फ चार्जशीट दाखिल होने का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी दोषी है या यही अंतिम सत्य है। इसको अदालत के ड्यू प्रोसेस के तहत इसको अंतिम सत्य माना जाएगा। लेकिन जो मेरी ऑब्जेक्शन इस पूरे मामले में है, जो आपत्तिजनक बात यह है कि ऐसा लगता है इस चार्जशीट को देखकर कि एक खास गुट के लोगों को, एक खास तबके के लोगों को निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है और सिर्फ उनको ही दंगों के लिए दोषी साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि हकीकत क्या है कि इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 30 से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग मरे थे और बाकी जो है वो हिंदू समुदाय के लोग मरे थे। मृत्यु चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, वो दर्दनाक होती, तकलीफदेह होती है और उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी निंदा होनी चाहिए। और जो लोग इन दंगों में शामिल थे, जिन्होंने दंगों के षड्यंत्र रचा, जिन्होंने लोगों की जानमाल को नुकसान पहुंचाया, उनकी पहचान होकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन इन दंगों की एक सच्चाई ये भी थी कि इन दंगों में न केवल मुस्लिम तबके के लोगों की ज़्यादा मौत हुई, बल्कि उनके धार्मिक स्थलों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी बहुत नुकसान पहुंचाया गया और उनकी तुलना में जो हिंदू तबका है उसको नुकसान कम पहुंचा है, बल्कि काफ़ी कम पहुंचा। ऐसा नहीं कि नहीं नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में अगर चार्जशीट किसी एक तबके के लोगों को ही निशाना बना के उनको ही दंगों का षड्यंत्रकारी मानती है तो इसका मतलब ये कि जांच में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और ये कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड कर पाएगा, ये अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी बात, मैं बार बार कहता रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस का जो कंडक्ट पिछले 1 साल से है, ये कंडक्ट एक प्रोफेशनल पुलिस का नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के तहत एक कठपुतली की तरीके से काम कर रही है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में असली अपराधियों को पकड़ने का काम हो या फिर दिल्ली दंगों के दौरान 48 घंटे तक उसमें किसी भी तरीके की कोई भूमिका न निभाने का काम हो। ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं और इसलिए दिल्ली पुलिस की भूमिका
हमेशा संदिग्ध रही है, मेरी नज़र में नहीं बल्कि तमाम और लोगों की नज़र में। दंगों के दौरान भी उस पर गंभीर आरोप लगे थे। तो ऐसे में ऐसी पुलिस जो कठपुतली की तरीके से काम करती हो, उसकी चार्जशीट पे यकीन करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मेरा मानना यह है कि कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड करेगा थोड़ा सा मुश्किल है। तीसरी बात, और जो मैं अपनी बात के पक्ष में कहना चाहता हूँ, कि 28 मई को जामिया मिलिया इस्लामिया के एक छात्र आसिफ तन्हा को एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा के सामने पेश किया गया था, और वो जो दंगों के संदर्भ में ही, और जब उनको पेश किया गया तो पेश करने के समय अदालत ने टिप्पणी की। वो टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। अदालत ने टिप्पणी ये की कि ऐसा लगता है जैसे कि जांच एक तरफा है। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि दिल्ली दंगों की जांच एक तरफा है। अदालत ने आगे कहा कि जब मैंने इस मामले के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर लोकेश और इंस्पेक्टर अनिल से पूछा कि जो राइवल गुट था उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कितनी आगे बढ़ी है, तो उनके पास जवाब नहीं था। यानी उस दिशा में जांच नहीं हुई थी। इसका मतलब साफ है कि सिर्फ एक ही दिशा में जांच हुई थी, दूसरी दिशा में जो जांच करनी थी वो नहीं होती, क्योंकि अमूमन दंगा सिर्फ एक तरफा नहीं होता। दंगों में दो गुट होते हैं और दोनों के लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है। चाहे इसलिए उनका साफ तौर पर कहना था कि एक ही गुट के तरफ जांच की गई, दूसरे गुट की तरफ से जांच नहीं की गई। अदालत की ये टिप्पणी महज 5 दिन पहले की ये टिप्पणी है, और उस 5 दिन के बाद अगर चार्जशीट पेश होती है तो इसका मतलब साफ है कि इस चार्जशीट में पूरी ईमानदारी नहीं बरती गई है। अब आपको एक और उदाहरण देता हूँ। 24 मई को दिल्ली के एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की 2 छात्राएं, जिनका नाम है देवांगना कलिता और नताशा नरवाल, इन दोनों को पेश किया गया। ये दोनों लड़कियां पिंजरा तोड़ नामक संगठन से जुड़ी हुई हैं, और ये नागरिकता विरोधी जो आंदोलन था उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर इन लोगों ने हिस्सा लिया था। और इनको गिरफ्तार करके जब पेश किया गया तब इनके ऊपर 2 आरोप लगाए गए थे, धारा 353 के तहत और धारा 186 के तहत, यानी सरकारी अधिकारी के काम में बाधा पहुंचाना। अदालत ने उनको फौरन जमानत दे दी, ये कहते हुए जमानत दे दी कि जो FIR और जो हमने केस फाइल देखी है उसमें इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। अदालत ने कहा ये सच है कि इन्होंने नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन किया था, लेकिन हिंसा से इनका कोई लेना देना नहीं है। पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और इनका समाज में काफ़ी इनकी जड़ें गहरी हैं, और ये जांच में कोऑपरेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लिहाजा उनको जमानत दे दी। जैसे ही उनको जमानत दी गई, फौरन दिल्ली की पुलिस की दूसरी टुकड़ी पहुंच गई, स्पेशल सेल, उसने उनको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद हीनियस आरोप इनके ऊपर लगा दिए, यानी हत्या की कोशिश, षड्यंत्र और दंगा फैलाना। ये आरोप तो पहले भी लग सकते थे अगर सच्चाई होती। इसका मतलब ये था कि दिल्ली पुलिस की मंशा ये थी कि इनको किसी तरीके से जेल से बाहर न निकलने दिया जाए। अदालत को थोड़ी हैरानी हुई दिल्ली पुलिस के इस रवैये पर। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको जांच पड़ताल करनी तो आप 15 मिनट का मैं समय देता हूँ, आप इनकी जांच पड़ताल कर लीजिए, इंटरोगेट कर लीजिए। यानी अदालत पूरी तरीके से जो चार्जेस लगाए गए थे उसे कन्विंस नहीं थी। 15 मिनट के बाद दिल्ली पुलिस फिर आती है और कहती है कि आप हमको इन्हें 15 दिन की कस्टडी दीजिए। अदालत ने उनको सिर्फ 2 दिन की कस्टडी दी। लेकिन जो टिप्पणी थी कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, हिंसा का केस नहीं बनता है, उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने का काम किया है। और अभी जानकारी ये मिली है कि उनमें जो नताशा नरवाल है और दोनों लड़कियों के खिलाफ एक और FIR दर्ज कर ली गई, यानी 3 FIR इनके ऊपर दर्ज की गई है, और UAPA का कानून इनके ऊपर लागू कर दिया गया। तो ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई पड़ता है कि दिल्ली पुलिस या तो जानबूझकर कुछ लोगों को इस पूरे मामले में डालना चाहती है, या जांच को एक खास दिशा में ले जाना चाहती है, कुछ खास चीज़ों को प्रूव करना चाहती है। हो सकता है अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर ऐसा कर रही हो, और हो सकता है कि वो कुछ और इसके पीछे कारण हो। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि इस जांच में जो ताहिर हुसैन है, जो आम आदमी पार्टी के काउंसलर है, मैं भी आम आदमी पार्टी में था और मैं ताहिर हुसैन को जानता हूँ। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि ताहिर हुसैन इसमें दंगों में दोषी है या दोषी नहीं है, ये अदालत तय करेगी, लेकिन सच्चाई कि मैं उनको जानता था। लेकिन जो पहले की खबर आई थी उसके मुताबिक जब ये दंगा हुआ था तो उस दंगों में दिल्ली पुलिस से उन्होंने जो है जब मदद मांगी थी कि उनके घर पर अटैक हुआ है और कृपया दिल्ली पुलिस उनको निकाले। और ACP सिंगला, मैं दोबारा नाम लेता हूँ, ACP सिंगला ने इस बात को प्रेस के सामने कबूला था कि उन्होंने ताहिर हुसैन को उनके घर से सुरक्षित निकाला था।
बाद में दिल्ली पुलिस ने एसीपी सिंगला की इस बात को गलत साबित किया और कहा कि ऐसी कोई बात वहाँ पे नहीं हुई थी। अब ये पुलिस के बीच की बात है कि एसीपी सिंगला ने ये बात क्यों कही थी और बाद में पुलिस ने उनकी बातों को क्यों सही नहीं माना था। इसका मतलब ये कि बीच में कहीं ना कहीं कुछ पेच है। मेरा फिर भी कहने का कोई मतलब नहीं है, ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि ताहिर निर्दोष है, ताहिर बेगुनाह है, लेकिन ये तथ्य था इसलिए मुझे लगा आपके सामने रखना चाहिए। यानी ये जो मैंने आपको बताया कि जो आसिफ तन्हा के संदर्भ में जो अदालत की टिप्पणी थी तरफा जांच है, जो नताशा नरवाल और देवांगना के संदर्भ में जो अदालत की टिप्पणी थी कि इन लोगों ने हिंसा में हिस्सा नहीं लिया है, या एसीपी सिंगला ने जो ताहिर के संदर्भ में बातचीत की थी वो, और दिल्ली पुलिस का जो पूरा कंडक्ट है पिछले दिनों, ये बिल्कुल इस ओर इशारा करता है कि दिल्ली पुलिस की ईमानदार जांच होगी या हो रही है। अभी इस बारे में कहना संदिग्ध है, लेकिन टीवी चैनल्स पर, एक खास तरीके के टीवी चैनल्स पर एक खास तरीके का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है और हमें लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। अगर दंगा हुआ है तो दोनों समुदायों के लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, दोनों समुदायों के लोगों की पड़ताल होनी चाहिए, और जो भी, चाहे अगर हिंदू अगर षड्यंत्रकारी हैं या मुस्लिम षड्यंत्रकारी हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कभी इस तरीके से दंगे ना हो और जान माल का नुकसान ना हो। बट जैसा कहते हैं कि आज की तारीख के अंदर सच क्या है और सच कहाँ है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन गया है। मेरी पूरी कोशिश ये थी कि तथ्यों को आपके सामने रखूं और आप खुद इस बारे में निर्णय करें। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।